को लेकर अब कुछ ही देर का और इंतजार है। जी हां, कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना रही है, मोदी सरकार अपना रही है। और साल 2014 के बाद से अगर हम अभी तक देखें तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हालांकि इससे पहले साल 2008 की अगर हम बात करें तो उस दौरान यूपीए की सरकार थी, लेकिन तब तहव्वुर राणा को भारत लाने की किसी प्रकार की कोई कोशिशें नहीं की गई। लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भारत सरकार तहव्वुर राणा को भारत लाने में पूरी तरह से कामयाब साबित हुई है। और सीधे तौर पर यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि अब से कुछ ही देर का और इंतजार है। और इस वक्त ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें, जहां पर हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर में अगर हम देखें तो विमान की लैंडिंग होगी एयरपोर्ट पे। और फिलहाल ये एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें, जहां पर हलचल तेज है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2, जिसको कुछ समय के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। तो ये दो तस्वीरें आज की, लेकिन फिलहाल तहव्वुर राणा को लेकर एक एक हलचल इस वक्त अभी तेज हो चुकी है। और हमारी टीम जो है वो जगह जगह मौजूद है। मुंबई में अलग अलग जगह पर हमारी टीम मौजूद है, साथ ही दिल्ली में अलग अलग जगह पर हमारी टीम मौजूद है। उनसे एक एक अपडेट जानेंगे। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो ये जरूर नजर आता है कि मोदी सरकार की कितनी बड़ी ये कूटनीतिक जीत है। साल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी कि तहव्वुर राणा को किस तरीके से भारत लाया जाएगा, और एक एक करके कदम दर कदम किस तरीके से भारत सरकार ने बढ़ाए हैं। और आगे आते हुए अगर हम देखें तो तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाब हुई है मोदी सरकार, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि मोदी सरकार की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आइए कुछ तकनीकी चीजों पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हकीकत बनी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा अक्सर हम चुनावों के दौरान सुनने को मिलता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, साल 2014 से अगर हम देखें तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उसके बाद साल 2018 में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग अमेरिका से की गई थी, क्योंकि वो उस दौरान वहां की जेल में बंद था। और लगातार अमेरिका पर डिप्लोमेटिक दबाव मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया, जो दबाव पिछली सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया था। साल 2020 में राणा को स्वास्थ्य कारणों से उस दौरान जेल से रिहा कर दिया गया था। कोविड का वो टाइम था जब उसे रिहा किया गया था सुरक्षा कारण, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। जिसके बाद भारत के अनुरोध पर एक बार फिर से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि भारत लगातार दबाव अमेरिका पर बना रहा था। मई 2023 में राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी भारत को मिल गई कि भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो अगस्त 2024 जब अदालत ने इस निर्णय को बरकरार रखा कि जी हां, उसे भारत को सौंपा जाएगा। जिसके बाद में जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राणा की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया और सीधे तौर पर एक बड़ी जीत हुई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले, क्योंकि साल 2008 में ये मुंबई में हमले हुए थे, आखिर उस दौरान कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार आखिर क्यों विफल रही है, इसके भी कई सारे अहम बिंदु नजर आते हैं। साल 2008 में मुंबई हमलों के समय कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी वो उस दौरान सत्ता में थी। और तब की अगर हम बात करें तो अजमल कसाब को, जिसको जिंदा पकड़ा गया था, उसे फांसी की सजा दी गई। साल 2012 में उसको फांसी की सजा मिली। काफी लंबे समय तक उसके खिलाफ केस चलता रहा, लेकिन उसके बाद में बाकी जो मास्टरमाइंड थे वो पाकिस्तान में आज भी सुरक्षित है, जिनको लेकर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको वहां पर सजा दी गई, 14 साल की ये सजा। लेकिन कांग्रेस सरकार उस दौरान भी भारत लाने में उसे असफल साबित होती हुई नजर आई। इसके साथ ही यूपीए के दौरान अगर हम देखें तो ना तो कूटनीति चली और ना ही कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत की तरफ से। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की थी जो मुंबई में हमले हुए थे 26/11 साल 2008 में। तत्कालीन सरकार कोई ठोस संयुक्त रणनीति इन देशों के साथ मिलकर अपना ही नहीं पाई और इसीलिए कहीं ना कहीं उसे विफल बताया गया कि कांग्रेस सरकार जो है वो तहव्वुर राणा को भारत लाने में विफल साबित हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अगर हम देखें तो साल 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद में लगातार एक के बाद एक कदम उठाए गए। साल 2018 में इसकी शुरुआत की गई कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं और भारत की कूटनीतिक जीत भी इसे अब कहा जा रहा है। इसके साथ ही भारत की इस कूटनीतिक जीत पर किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आज
हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। This extradition is a milestone and monumental triumph for our Prime Minister Narendra Modi ji's firm policy of zero tolerance against terrorism and zero tolerance against India's enemies. हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। तो सीधे तौर पर एनआईए की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है वो करीब 400 पन्नों से ज़्यादा ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट में मुख्य रूप से हम देखें तो 9 आरोपियों के नाम हैं। आखिर कौन कौन से ये 9 आरोपी हैं वो नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली का नाम है, दूसरे नंबर पर तहव्वुर राणा का नाम, तीसरे नंबर पर हाफिज सईद का नाम है। चौथे आरोपी की अगर हम बात करें तो जकी उर रहमान लखवी का नाम, पांचवें नंबर पर साजिद मीर का नाम है और आरोपी नंबर 6 है अब्दुल रहमान हाशिम सईद। आरोपी नंबर 7 मेजर इकबाल, आरोपी नंबर 8 है मेजर समीर अली और आरोपी नंबर 9 इलियास कश्मीरी। जिनमें से अधिकतर आरोपियों की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के निवासी हैं और उसके बावजूद भी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई है। फिलहाल अब आज तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो हमारे साथ सुधाकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ में और भी टीम के लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधाकर आपके पास में आएंगे। एक समय वो था कि भारत के ऊपर कई सारे आतंकी हमले होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कई सारे ये हमले होते थे, लेकिन भारत की तरफ से जवाब कोई नहीं दिया जाता था, सिर्फ रोना रोया जाता था। लेकिन 2014 के बाद में भारत की तरफ से चीज़ें बहुत सारी बदली और आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। कमिटमेंट साथ मिलकर के कई सारे व्यापार क्षेत्र में और आगे काम किया जा सकता है। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते हैं इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच का। और न्यूज पंच में बात करते हुए हमारे साथ हमारे सहयोगियों की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। सुधाकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत, हालांकि पहले के मुताबिक अब भारत में कई सारे बदलाव आए हैं। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। बिल्कुल सही कृतिका आपने, और उदाहरण है हमारे सामने, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, आज सिर्फ भारतीय कानून के हाथ मजबूत ही नहीं है बल्कि इतने लंबे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में अपराधी छिपा हो उसको ढूंढ कर पकड़ कर लाया ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भी कमाल आप कह सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिजल्व जो उन्होंने निर्देश दिए अपने पूरी टीम को कि इसको हर हाल में संभव बनाना है। आपने देखा एक पॉलिटिकल विल बीते 10 वर्षों में लगातार दिखाई दी है आतंक के खिलाफ, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे जो जम्मू कश्मीर में हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गोलबंदी करनी हो, तो वो हर जगह दिखाई दिया है। एक डिप्लोमेटिक जो पूरा माहौल एक बनाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग US इंडिया काउंटर टेरर कोऑपरेशन का भी ये एक बहुत बड़ा उदाहरण दिखता है। और निश्चित तौर पर आज भारत अगर इस तरह की अगर कोई चुनौती सामने आती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। आपने कृतिका देखा कि ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसकी विद इन डेज ये एक्स्ट्राडिशन हो जाता है, बल्कि ये एक सस्टेन्ड एफर्ट जो हुआ है, जो बेस्ट लीगल टीम्स को यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा गया, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई, जो तथ्यों को सामने जिस तरीके से रखा गया, जो एक स्वतंत्रता दी गई है हमारी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, और ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से ही संभव हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि एक बड़ी
बड़ी कामयाबी 26/11 के मामले में 16 साल बाद एक इंसाफ की राह पर जो विक्टिम्स हैं इसके उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसाफ का रास्ता खुला है। कृतिका, चलिए आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अगर देखें हम तो मुंबई यही वो जगह है जहां पर ये बड़े हमले किए गए थे उस दौरान, लेकिन इन हमलों को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस दौरान की जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसकी तरफ से नहीं की गई। शिशिर, आवाज मिल पा रही है आपको? कृतिका, आपका सवाल योगेश से है या शिशिर से? जी योगेश आपसे सवाल है। कृतिका, देखिए ये वो जगह है बेसिकली जहाँ पे तुकाला जहाँ पर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। ये तुकाला मामले का स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, जो कि उनकी याद में बनाया गया था। पहले ये आर्मी में थे, उसके बाद फिर मुंबई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन हुए थे। ये मैं रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुंबई में सुबह से जो चाहे वो CST हो, चाहे वो नरीमन पॉइंट हो, ट्राइडेंट करे, चाहे वो कामा अस्पताल हो, जहाँ जहाँ आतंकवादियों के हमले हुए थे, फिदायीन हमले हुए थे, जो कि आत्मघाती हमला था बेसिकली, वहाँ पे अभी भी आपको बहुत तरह के निशान मिल जाएंगे। जैसे CST के बाहर आपको गोलियों के निशान मिल जाएंगे। अगर आप लियोनार्डो कैफे जाएंगे, वहाँ पे आपको गोलियों से छलनी दीवारें दिख जाएगी। कई जगह होटल ताज में स्मारक प्रॉपर जो है स्मृति स्थल बनाया गया है, जहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू भी आए हुए हैं। कई सारे डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज आए, UN के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे। तो ओवरऑल अगर आप पूरे ट्रायल की बात करें, लीगल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो इसलिए ये तहूर राणा का आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तीसरा ऐसा इस केस से जुड़ा हुआ जो आतंकवादी है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर होगा। अगर आप पहले अगर अजमल कसाब को देख लीजिए, अजमल कसाब था, उसके बाद फिर डेविड हेडली जो कि इस मामले में सरकारी गवाह बना, अप्रूवर बना, उसके बाद तीसरा ये होगा। तो तह जिस तरीके से है, कई सारे खुलासे हमने देखा था हेडली ने जो है वो किया था जब पूछताछ जब की गई थी, जब कोर्ट में जब उसको बेसिकली डिपोज किया गया था वर्चुअली, कि किस तरीके से रेकी की गई, कहाँ कहाँ और भी किस तरीके से 2 पहले योजनाएं जो थी वो असफल हुई, ये तीसरा था जो कि सफल हो पाया था आतंकवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कई और खुलासे जो है वो इस मामले में होंगे। इसका मुझे लगता है महाराष्ट्र की एजेंसी, खास करके वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है मुंबई शहर में, वो मुझे लगता है काफी इस बात का इंतजार करे थे और उनको एक तरीके से जस्टिस जो है वो सर्व हो सकेगा इंटरोगेशन के बाद। बिल्कुल इंसाफ तो मिलेगा ही। आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में विशाल बेरिस्टो भी हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम देखें तो जब अजमल कसाब की तरफ से बयान आया था कि वो पाकिस्तान से है, उस दौरान पाकिस्तान ने अजमल कसाब को अपना नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन अब तहव्वुर राणा से जब पूछताछ होगी तो कई सारी चीजें और निकल कर सामने आएंगी। क्या अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है? जी कृतिका, पाकिस्तान कभी भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो बेनकाब बार बार होता है और तहव्वुर राणा का इंतजार, जो 17 साल का इंतजार था, अब वो महज कुछ घंटों में तब्दील होने जा रहा है। जो मेरी जानकारी है 6 बजे बाद तहव्वुर राणा का स्पेशल प्लेन, जिसमें NIA के ऑफिशियल्स है, SWAT टीम है, दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम करती है, उसको लेकर यहाँ पर लैंड होने वाली है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुँच चुकी है एम्बुलेंस के साथ। सबसे पहले तहव्वुर राणा का मौका मुआयना किया जाएगा, उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद NIA उसको कस्टडी में लेगी NIA और उसके बाद उसको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ दिल्ली पुलिस के जवान और अफसरान फैले हुए। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ सुबह से यहाँ गश्त कर रही हैं और फिलहाल 6 गाड़ियाँ अंदर जा चुकी है, जिसके अंदर एक फ़ोन नेटवर्क का जैमर भी शामिल है। तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और तहव्वुर राणा का आने का मतलब ये है कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत और इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री को और ये पूरी दुनिया को बताता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। सुधाकर के पास सीधा चलते हैं। सुधाकर, अगर हम देखें तो भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी उनका संबोधन हुआ है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जो रणनीति है उसका जिक्र उन्होंने किया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना चाहिए और उसी का कहीं ना कहीं ये असर अब आज हमें देखने को भी मिल रहा है जमीनी स्तर पर। लेकिन पहले की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उस दौरान उतनी ना मेहनत की गई, ना ही उतनी कूटनीतिक चीजें अपनाई गई, ना ही उतने सबूतों को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से पैरवी की गई। बिल्कुल, और मुझे आज भी वो समय याद है कृतिका,
मंगलवार शनिवार एक तरह से डर का साया रहता था किस शहर में सीरियल ब्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मुंबई को देख लीजिए, अहमदाबाद, इसके अलावा जयपुर, वाराणसी, इस तरह की तमाम शहरों में, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट की बात कर लीजिए। और एक तरह से जो पूरा जो हमारा कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच होना चाहिए वो बिल्कुल फेल नज़र आता था। और उस दौरान से लगातार पीएम मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस बात को उठाते रहे थे और ख़ास तौर से केंद्र के स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व जो दिखना चाहिए था आतंक के खिलाफ, वो नहीं दिख रहा। लेकिन साल 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, आप देखिए उसके बाद से भारत के मेनलैंड में इस तरह का कोई जो आतंकी मामला, जो सीरियल ब्लास्ट जिस तरह की होती थी, वो कभी नहीं दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर थी, लेकिन उसको भी जिस तरह से निपटा गया, तमाम तरह के ऑपरेशन ऑल आउट हो या जो तमाम तरह के प्रयास, आज हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर का किस तरह से रियल मायने में इंटीग्रेशन हुआ है। तो आतंक को एक तरह से जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, लेकिन सीमा पार से जब कोशिश हुई तो फिर से वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई दी जो बीते वर्षों में कभी और कई दशकों में वो नहीं दिखाई दी थी। जब भारत ने अपने आप को असर्ट करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और ये कहा कि आतंक की अगर सीमा अगर कोई होगी तो भारत वहाँ जाके उनके मान में घुस पे कर हमला करेगा, तो वो एक लीडरशिप दिखाई दी। तो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को गोलबंद करने की कोशिश की। भारत में कई कानूनी बदलाव किए गए, आतंक को इस हम जानते हैं कि जो नए 3 आपराधिक कानून आए हैं उसमें आतंक को परिभाषित किया गया है, कौन कौन से आतंकी क्राइम हो सकते हैं उसको परिभाषित किया गया। तो ये सब पहले नहीं था। NIA एक्ट हो, UAPA एक्ट हो, उसको मजबूत किया गया। हमारी जांच एजेंसियां अब विदेशों में जाकर भी जांच कर सकती है, सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही नहीं, इंडिविजुअल्स को भी आज डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो ये तमाम बदलाव बीते 10 वर्षों में हुए हैं और यही बात कि ये आज अचानक से नहीं हुआ है, आज ये भरोसा दुनिया को हुआ है कि आतंक की जब बात होगी, अगर भारत के खिलाफ अगर कोई हमला होगा तो भारत ज़रूर कहीं से भी उस अपराधी को ढूंढ कर निकालेगा। तो दुनिया में अगर कोई भी आतंक से पीड़ित है तो भारत उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होगा। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में आज भारत में दिखाई दे रहा है। कृतिका, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये नजर भी आ रहा है और इसका सीधा असर हमें देखने को मिल रहा है। तहव्वुर राणा की वापसी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी के साथ में हमारे सहयोगी योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, अगर हम देखें तो मुंबई में तो ये हमले हुए ही थे, लेकिन इनका डर जो है वो पूरे देश में देखने को मिला था। 2008 के बाद हमने खुद वो चीज महसूस की है कि जब हम किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर निकलते थे तो डर लगता था कि कहीं आतंकी हमला ना हो जाए। तब के समय में और आज के समय में जमीनी स्तर पर कई सारे बदलाव हो चुके हैं, खासतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए कृतिका, बहुत ही जो है गंभीर विषय आपने कहा है कि जो वो अटैक हुआ था वो सिर्फ मुंबई पे नहीं और भी उसका इम्पैक्ट था। अगर मैं आपको ट्रायल में बात करूं, जब असफल कसाब का ट्रायल चल रहा था तो जो उज्जवल निकम थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने इसी बात को कोर्ट में भी कहा था कि ये हमला का उद्देश्य सिर्फ जो है वो इनोसेंट लोगों को मारना नहीं था, बल्कि विश्व में एक छवि बनानी थी कि भारत जो है निवेश के लिए सही जगह नहीं है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और काफी जो कहते हैं कि वेल हेस्ड कॉन्स्पिरेसी था, जो कि ये दिखाने की कोशिश में था कि भारत से निवेशक नहीं आए, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटे और जो निवेशक यहाँ पे आ रहे हैं उनके मन में खौफ का माहौल बने। हम आप तो चलिए फिर भी भारत के नागरिक हैं, उनका सोचिए जो लोग बाहर के थे, कई सारे विदेशी इस हमले में मारे गए थे। तो जो आपने कहा बिल्कुल काफी सेंसिटिव पॉइंट आपने बोला है और काफी रिलेवेंट भी है, क्योंकि ये चीजें ट्रायल में भी हुई है। ट्रायल में भी इस बात पे आर्गुमेंट किया गया था कि जो ये अटैक था, ये बेसिकली कोशिश ये की गई थी कि भारत की जो छवि शांतिप्रिय देश की है, सुरक्षित देश की है, उस छवि को तोड़ा जाए। तो ये एक जो है काफी इंपॉर्टेंट इशू था। दूसरा, इसके बाद क्या क्या हुआ, देखिए अगर महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्फीबियम बोट आया यहाँ पे, F1 करके जो है फोर्सेज यहाँ पे आए, कई सारी जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो महाराष्ट्र में आए,
केंद्र में एनआईए का गठन हुआ। एनआईए का गठन इसके बाद ही हुआ है, और अभी जो एनआईए के डीजी हैं, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, वो तभी है जब वो कामा हॉस्पिटल में चिदानंद जाते वहां पे उस वक्त गए थे बचाने के लिए। बाद में उनको प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिला था उसके लिए, गैलेंट्री अवार्ड का। तो वो अभी एनआईए के डीजी हैं। तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र का बहुत ही डिसिसिव जो है एस्पेक्ट रहा, और कई सारे डॉट्स रहे। अगर आप कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें एक ह्यूमैनिटी का भी एंगल आएगा, साथ में जिस तरीके से बर्बरता से ये हमला किया गया उसके कितने दूरगामी पॉइंट ऑफ व्यू था, दूरगामी उनका स्ट्रेटजी था, ये भी आपको दिखेगा। और तहव्वुर राणा मुझे लगता है अगर उसको इंट्रोगेशन अगर किया जा रहा है और वो जो बताएगा, कई सारी और चीजें जो अनफोल्ड हो सकती हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक्स कहां से आए, उनको कहां से सपोर्ट मिला, ये सब चीजें मुझे लगता है ये सब चीजें केस को और नया एंगल देगी। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं उससे पूछताछ में कई सारे सवाल होंगे और सवालों से एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, और इसमें और भी कई सारे नामों का आगे आने वाले समय में खुलासा हो सकता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज भी इस वक्त लगातार बने हुए, जिन्होंने खुद इस हमले को बेहद नजदीकी के साथ कवर किया था। नीरज, वो दिन आपकी आंखों के सामने आज भी नजर आता होगा जब आप आंख बंद करते होंगे, जब इस हमले को आपने वहां पर मुंबई जाकर के कवर किया था। लेकिन तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो क्या बदलाव नजर आता है भारत के अंदर? देखिए, बिल्कुल वो दौर भी देखा है और वो हमला भी कवर किया है, और जिस तरीके से कवर किया है आप देखें कि आज भी वो यादें जेहन में एक तरीके से ताज़ा हो गई जब तहव्वुर राणा को इंडिया लेकर आया जा रहा है। और आप देखें कि जिस समय ये हमला हुआ था, केवल मुंबई नहीं, देश के जो मेट्रो शहर हैं उन मेट्रो शहरों को आतंकवादी लगातार टारगेट करते रहते थे। चाहे हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई में लगातार एक के बाद कई सारे हमले हुए, ट्रेनों में ब्लास्ट किए गए। आप देखें कि वहाँ पर जावेरी बाजार में ब्लास्ट किए गए, हॉस्पिटलों में हमला किया गया। इसके अलावा जब 26/11 हुआ था तो पूरे जो दक्षिण मुंबई का जो हिस्सा है उस पूरे हिस्से में लगातार हमले हुए। वहाँ से लेकर और आज तक का कृतिका अगर हम सफ़र देखें तो 2014 के बाद कई सारे बदलाव देखने को मिले। आप देखें कि एनआईए को सशक्त किया गया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसको और ज़्यादा जो धार है और उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई गई। आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी तरह की रियायत केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बरती गई। और अभी देखें कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आए। आप देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर से आतंकवादियों के सफाई करने की बात हो। पिछले 10 सालों में आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई। इसके अलावा जो आतंकवादियों की जो घुसपैठ होती थी वो लगातार उस पर लगाम लगी है, और बहुत आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने में हम कामयाब रहे। दूसरी आप देखें कि एनआईए ने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, खासतौर से आतंकवादी हैं जिनको हवाला के थ्रू पैसा मिलता था, खासतौर से खाड़ी देशों के थ्रू, उस पैसे पर लगाम लगाई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं रही हैं, नीतियां रही हैं, आतंकवाद के खिलाफ काफी कारगर रही हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार का ये कहना, मोदी सरकार का ये कहना कि आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता, आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और आप देखें कि 3 बजे के बाद तहव्वुर राणा को कभी भी इंडिया कह सकते हैं कि लाया जाएगा, और जैसे ही इंडिया तहव्वुर राणा पहुंचेगा उसको सबसे पहले एनआईए की टीम जो एयरपोर्ट है वहां पर मौजूद है, एनआईए की टीम उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद एनआईए हेडक्वार्टर या सेफ हाउस उसको लाया जाएगा, और उसके बाद उसका मेडिकल कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन या ये कहें कि उससे पूछताछ है उसका सिलसिला शुरू होगा। कोर्ट में पेश होने के बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा। मैं एनआईए हेडक्वार्टर के थोड़े से जो दृश्य हैं वो आपको दिखवा दूं कि पूरे इस इलाके को, एनआईए हेडक्वार्टर के इलाके को आप देखें कि बैरिकेड से कवर कर लिया गया है। कोई भी जो वाहन है इस रोड पर नहीं आ जा रहा है, केवल पुलिस के वाहनों को छोड़कर और मीडिया के वाहनों को छोड़कर। इसके अलावा एनआईए हेडक्वार्टर के सामने ही मेट्रो स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। एनआईए में अधिकारियों की एक टीम जो खास तौर से आतंकवादियों के साथ बातचीत करने में या आतंकवादियों को इंट्रोगेशन करने में एक्सपर्ट है, वो एक टीम तैयार है। तो जैसे ही तहव्वुर राणा यहाँ पर पहुंचेगा उसका मेडिकल होगा और उसके बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और कई सारे सवाल एनआईए की टीम के पास मौजूद है जिनका जवाब तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम मांगेगी। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आप इस खबर पर अपनी अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। साथ ही सुधाकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अब आज का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप सारे हमलों को सहता था, अब भारत आज का जवाब भी देना जानता है। और इसी